राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल सब आनंद मंगल हो। देखो अपन पढ़ रहे हैं आनुवांशिकता से संबंधित रोग, जिसमें अपन पहले पढ़ चुके हैं आनुवांशिक। उसके अंदर आपने क्या पढ़ा है दोस्तों कि आपकी मोनोसोमी और ट्राइसोमी है ना, टर्नर सिंड्रोम और पेड केसी वाली मैंने आपको शानदार ट्रिक बताई थी, तो वीडियो में कमेंट लिख के बताएगा कि वो आपको ट्रिक कैसी लगी। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों दूसरे नंबर के आनुवांशिकता में जो बचे हुए जो रोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये मेरी गारंटी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और पूछे जाने वाले प्रश्नों में आज आपकी पूरी क्लास अगर आपने देख ली तो ना तो आप भूल पाओगे जिंदगी में, गारंटी अगर भूल के बता देना भूल भी नहीं पाओगे, और जिंदगी में ऐसा याद कराऊंगा कि आपके हर प्रश्न शानदार हो जाओगे। और पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, समझ में आ गई। और वो आज टेक्निक लगा के बताएंगे। चलो आ जाते हैं बिना किसी देरी के, टॉपिक शुरू करते हैं। देखो कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कुछ बीमारियां किसमें होती है, राजा महाराजाओं में होती है ना, राजा महाराजाओं वाली बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। और एक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आप मान लो वो जो होता है ना लाल कलर हरा रंग, इन रंगों में आदमी क्या होता है डपाचुक हो जाता, पागल हो जाता, समझ में नहीं आती। और दो पढ़ेंगे दोस्तों आरबीसी का, इसमें रिचार्ज होता है, रिचार्ज खत्म हो जाता है, छोटा रिचार्ज हो जाता है, यानी कम समय के लिए जीवित रहती है। इन सब बीमारियों के बारे में भी बहुत तगड़े तरीके से अपन पढ़ते हैं दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। पहली बीमारी हीमोफीलिया। क्या नाम है दोस्तों? हीमोफीलिया। देखो हिम, सबसे पहली बात तो समझनी होगी, जो हीमोफीलिया है आपकी, हिम का मतलब यहां ब्लड से है। क्या दोस्तों आप सब जानते हो कि हिम का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? ब्लड से। और फीलिया मतलब ये समझ रहे हो कहीं ना कहीं फ्लो हो रहा है, यानी ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड फ्लो होने का मतलब आप क्या समझ सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो रक्त है ना, रक्त का बहना रुकता नहीं है। रक्त का बहना क्या होता है? रुकता नहीं है ना। हिम यानी रक्त, और फीलिया का मतलब क्या होता है? वो फ्लो हो रहा, फ्लो यानी बहता रहता है। राजा महाराजाओं में दोस्तों होती है। अब यानी सबसे पहले क्या होता है कि जो विक्टोरिया रानी थी इंग्लैंड की, उसके अंदर पहला ये रोग खोजा गया था, क्योंकि वो रानी थी, ठीक है। तो रानी यानी वो क्या थी? शाही बीमारी थी। किस प्रकार की बीमारी दोस्तों? शाही बीमारी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे में नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती दोस्तों, लेकिन पहली बार खोजी गई थी ये किसी रानी विक्टोरिया के अंदर, तो वो कहते हैं शाही बीमारी। इसके अंदर क्या होता है साहब कि इसके अंदर जैसे आप सामान्य लोग हो, अपने जैसे सामान्य लोग हैं, मान लो कटवट लग जाए, मान लो अपन लड़ पड़े और अपने चाकू एक दूसरे के लगाए, और थोड़ी देर में क्या होता है वो रक्त भी थक जाता है। ले यार बेचारे के क्या करें, रुक जाते हैं अपन ना, तो 5-10 मिनट बाद में क्या हो जाता है, अपने रक्त का थक्का जम जाता है। बिल्कुल रक्त का इसमें क्या हो जाता है? थक्का जम जाता है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है दोस्तों? रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अच्छा साहब ये होता है कि हाँ, इस बीमारी में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों? अब रक्त का थक्का जमाने में याद करो कि मैंने आपको क्या बताया था कि रक्त का थक्का जमाने के अंदर क्या था? वो रक्त स्कंदन कारक क्या थे? रक्त स्कंदन कारक पढ़ाया था मैंने। रक्त स्कंदन कारक आपको याद हो तो रक्त स्कंदन कारक में नंबर 8 और एंटो हीमोफिलिक भी कहते हैं इसे कारक, और फैक्टर यानी कारक यानी फैक्टर यानी रक्त स्कंदन कारक 8 और 9। इनमें क्या होता है दोस्तों? ये जो ऐसे कारक हैं ये क्या करते हैं? ब्लड को थक्का जमाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये याद रखना, कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। रक्त स्कंदन कारक 8 और रक्त स्कंदन कारक 9 ये रक्त का थक्का जमाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अपन पढ़ रहे आनुवांशिक रोग, यानी इसमें कुछ गुणसूत्र या जीन वगैरह में कोई ना कोई परिवर्तन होता है। तो बिल्कुल साहब, अगर मैंने आपको बताया कि आपके अंदर आंख है चाहे नाक है, यानी आंख में नाक बनाने वाली जीन उपस्थित है, तो आपका नाक आ गया है। मान लो सोचो कि नाक उगाने वाली जीन आप में हो ही नहीं दोस्तों, तो बड़ा बुचा लाग हुआ बिल्कुल नाक को है ना, और रावण की बेड़ा को नाक कटे ना सुरपणखा को, हम वह जीन ही नोत कतरो आनंद आ जाओ नाक ही को ना सभाषक है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से दोस्तों ये जो रक्त स्कंदन कारक होता है, जो इनकी जो जीन होती है, ये जीन ही क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? एब्सेंट हो जाती है। इसमें जीन अनुपस्थित हो जाती है। किसका निर्माण करने वाली? रक्त स्कंदन कारक 8 और रक्त स्कंदन कारक 9। ये जो होती है दोस्तों, ये जो जीन होती है ये बनती ही नहीं है। जब ये नहीं बनेंगे तो ये रक्त स्कंदन कारक भी नहीं बनेंगे, और जब रक्त स्कंदन कारक नहीं बन रहे हैं तो रक्त का थक्का ब्लड में नहीं जमेगा। ये होती है हीमोफीलिया। और दूसरी बात दोस्तों, ये किस प्रकार की बीमारी है? एक्स सहलग्न वंशागति। ओ मार साहब यो ही बता दो, आप बिल्कुल बता रहे दोस्तों ये क्या है? अक्ष सहलग्न वंशागति। सबसे पहले तो अक्ष वाई से समझते हो। हाँ साहब ये लिंग गुणसूत्र है साहब। हाँ साहब लिंग गुणसूत्र एक्स। अक्ष तो साहब नर में भी होता है, मादा में भी होता है। बिल्कुल। अब इसमें समझना कि इसमें रोगी हमेशा कौन होगा दोस्तों? रोगी हमेशा नर होगा, और इसमें जो वाहक होगी वो वाहक कौन होती है? मादा होती है। ओ मार साहब यह कई बात हुई। बिल्कुल इसको आप इस प्रकार से समझिए कैसे ये चीज होती है। जैसे मान लो
किसी में भी एक कोई पिता है, उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो कि उसको हीमोफीलिया बीमारी है, तो उसमें कौन से गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र पिता के अंदर एक्स वाई। अब मान लो इसके एक पुत्र भी हुआ दोस्तों, है ना, इसके पुत्र भी हुआ और इसके पुत्री भी हुई साहब, है ना, पुत्र और पुत्री दोनों हुई। अब अगर मैं ये डॉट बना देता हूं कि इस एक्स गुणसूत्र पर एक क्या है, जीन है, ठीक है, इस जीन में परिवर्तन आ गया दोस्तों, तो ये क्या हो गया कि इसमें हीमोफीलिया वाला जो जीन है वो डिस्टर्ब हो गया, तो ये हीमोफीलिया रोग इस पिता को है अभी, है ना, ये पीड़ित है हीमोफीलिया से। अब क्या होगा कि इसके पुत्र में, अब आप सोचो कि जो पुत्र पैदा हो रहा होगा तो पिता में से क्या जाएगा कि साहब वाई जाएगा, सही बात है, और माता में से क्या जाएगा साहब, एक्स जाएगा। तो यानी पुत्र में क्या ये रोग हुआ अभी कि साहब नहीं हुआ, यानी पिता से तो पुत्र में नहीं गया। लेकिन आप सोचो कि भाई पुत्री कब पैदा हुई होगी दोस्तों, कि पिता में क्या गया होगा, एक्स गया होगा, और ये डॉट लगा देता हूं, है ना, और माता में, माता से भी इसमें पुत्री के अंदर भी इसकी कोई ना कोई तो लुगाई होगी, यानी अपनी इसकी इस पुत्री की मम्मी, है ना, तो इस मम्मी से क्या आया होगा दोस्तों, एक्स आया होगा। अब इस पर डॉट नहीं लगा हुआ है, क्लियर है मामला। अब इस पर डॉट नहीं लगा हुआ है, तो मान लो इस पर डॉट है लेकिन इस पर डॉट नहीं है, तो ये क्या होता है, ये काम चल जाता है, यानी ये जो होता है प्रभावी हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, प्रभावी। ये प्रभावी एक्स वाला प्रभावी रहता है, इसलिए ये जो एक्स डॉट वाला जो हीमोफीलिया वाला जो है ना दोस्तों, ये एक्स यहां पर एक्स गुणसूत्र अप्रभावी होता है ना, जिसके कारण इस पुत्री के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये जीन, डिस्टर्ब जीन इस पुत्री के बॉडी में है। अब इस पुत्री के क्या हुआ दोस्तों कि एक पुत्र हुआ और दूसरी क्या हुई, पुत्री हुई, ठीक है। अब इसका भी कोई ना कोई लोग रहा होगा, यानी पति रहा होगा, इसका भी पुत्री का ना। अब इस मान लो पुत्र होगा तो पति से तो क्या आएगा, वाई, और पुत्री से क्या जाएगा, इधर से एक्स आएगा, यानी इसकी मम्मी से एक्स आएगा इसको, और इधर होगा तो देखो ये एक्स आएगा और इधर एक्स आएगा। अब सोचो कि भाई फिर से अगर मान लो इसके पास ये डॉट हुआ, इसके पास चला गया, मान लो उदाहरण के तौर पर, है ना, ये डॉट वाला यानी हीमोफीलिया वाला, तो फिर से ये क्या हो जाएगी दोस्तों, इसके पास एक एक्स और है, तो इसमें 100 नहीं होगी, ये अप्रभावी रहेगा। लेकिन इस पुत्री से इस पुत्र के पास ये डॉट वाला एक्स चला गया ना दोस्तों, तो अब सोचो कि इसके पास दूसरा एक्स नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रभावी रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, प्रभावी, और इसमें पुत्र कौन हो जाएगा दोस्तों, रोगी। आई बात समझ में कि इसमें पुत्री, अब देखो पुत्री ने क्या कार्य किया, यहां पर वाहक का कार्य क्या, किसका कार्य किया, कि इस पिता की बीमारी को लेकर कहां पहुंचा दिया, अब इस पिता और इसके बीच में क्या संबंध हो गया, संबंध देखते होंगे ना दोस्तों, ये इसका नाना हो गया दोस्तों, है ना, और ये इसका क्या हो गया, दोहिता हो गया, दोहित्र हो गया ना। अब ये नाना से कहां चली गई, अब यानी सोचो दादा से तो एक वंशावली चलती ही हो ना, यूं सीधी सीधी, लेकिन मान लो नाना से बेटी में, बेटे से इस पुत्र में, यानी दो यहां पर क्या हो गई, चेंज हो गए परिवार, यानी इस प्रकार से क्रिस क्रॉस चलती, इसलिए इस बीमारी को क्रिस क्रॉस बीमारी भी कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको। तो इस प्रकार से पिता जो है रोगी है पिता, और लेकिन यहां जो कोई महिला होगी वो हमेशा कैसी होगी दोस्तों, वाहक होगी, और इसमें रोगी कौन होगा, हमेशा पुरुष रोगी होगा। कौन होगा दोस्तों, पुरुष, इसलिए मैंने यहां लिखा कि रोगी हमेशा पुरुष या नर होता है, वाहक इसमें हमेशा क्या होती है, मादा। अगर आप कहेंगे कि आप एक बात बताओ कि भाई साहब यहां कोई दिक्कत नहीं कि पुत्र, यहां पिता भी मान लो हीमोफीलिया से ग्रस्त है, और यहां माता भी, यहां हीमोफीलिया से ग्रस्त पुरुष का लिख दिया, और माता भी क्या है यहां पर हीमोफीलिया की, ये आप वाहक मान लो, है ना। तो क्या होगा कि इसका एक्स आया और इसका ये वाला भी एक्स आया, जिस पे दोनों पे डॉट लगा हुआ है। इस प्रकार की अगर कोई महिला होगी तो आप तो कह रहे हो कि महिला रोगी नहीं होगी, अब इसका क्या होगा, तो साहब ये जन्म ही नहीं लेगी, जन्म लेते ही या तो गर्भ में ये मर जाएगी दोस्तों, या फिर बाहर आते ही ये मर जाएगी, ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इसलिए महिला जो होगी वो कभी आपको रोगी, जिंदा रोगी आपको दिखाई नहीं देगी। हमेशा रोगी कौन होगा, रोगी का मतलब जिसमें इस रोग के लक्षण प्रकट होंगे वो हमेशा कौन होगा, पुरुष होगा। आई बात समझ में। मेरे ख्याल से हीमोफीलिया इतने बेहतर तरीके से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। चलो ठीक है साहब, हीमोफीलिया अब आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों वर्णांधता के बारे में। अब हीमोफीलिया में याद करने वाली चीज कौन है, एक वाहक आप याद रखेंगे, माता होती है ना, शाही डिजीज है। अब इसको एक शॉर्ट तरीके से भी मैं बता देता हूं हीमोफीलिया को, है ना भाई, शॉर्ट तरीके भी। अंकुश कुमार शर्मा के पास आपको शॉर्ट फंडे नहीं मिले तो फिर क्या मतलब है, दूसरी जगह से पढ़ लोगे आप, है ना। तो हीमोफीलिया याद रखना क्या, शाही रोग, शाही मतलब राजा महाराजा, और राजा महाराजाओं का हमेशा काम क्या होता है दोस्तों, लड़ाई वड़ाई करने का, और लड़ाई करने में हमेशा खून वून आते हैं दोस्तों, और वो खून रुकता ही नहीं, और वो
वो मरमरा जाते हैं। तो इसलिए याद रख लेना कि राजा महाराजा की बीमारी, हिम का मतलब रक्त याद रख लेना, फीलिया मतलब फ्लो हो रहा बहरा, या फिर राजा महाराजाओं से याद करना है रोज लड़ते रहते हैं और इनके खून आते रहते हैं, खून रुकते ही नहीं है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और याद रख लेना 8वीं 9वीं क्लास में तुम बहुत दुखी थे, आपके खून निकलता ही रहता था, साइंस पढ़ के 8वीं 9वीं है ना, इस प्रकार से आप ये स्कंदन कारक याद कर सकते हो। अब आपको पढ़ाते दोस्तों वर्णांधता के बारे में। किसके बारे में पढ़ाते दोस्तों? वर्णांधता। नाम में ही देखो समझ में आ रही दोस्तों, वर्ण। वर्ण का मतलब क्या है दोस्तों? रक्त। रक्त नहीं मार साहब, रंग रंग, हाँ रक्त नहीं रंग, हाँ कलर। और अंधा का मतलब आप क्या हो गए भाई साहब? अंधे हो गए, है ना? क्या हो गए? अंधे, यानी आपको कोई ना कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब आप सोचो कि आप एलडीसी की परीक्षा दोगे दोस्तों, और एलडीसी बन गए मस्त तरीके से, और एलडीसी बन गए और आप तो क्या सरकारी दामाद हो गए, सरकारी आदमी हो गए। अब सरकारी आदमी क्या, खूब सारे रिश्ते आते हैं। अब आपके एक रिश्ता आया, बस मना टन शानदार लड़की का, खूबसूरत है एकदम मस्त वाली, और बढ़िया, वो भी गवर्नमेंट नौकरी है ना, मजा आ गया। और जैसे आप मान लो रिश्ता आया, फिर कहेंगे लो यार इसके लहंगा लेने चलते हैं, तो कौन सा लहंगा लोगे वहां पर भाई? वो क्या करेगा, शादी के जोड़े का फिक्स है कि फिर लाल कलर का। ये लो साहब लाल कलर का, इसने क्या कर लिया, लाल कलर का क्या कर लिया इसने, हाँ ये क्या क्या लहंगे देखने गए साहब, तो दोनों ने क्या, उस छोरी ने बोला लो यार आप भी चलो, है ना, आप भी चलो। अब इस लड़के को क्या दोस्तों, यानी आप जो भी एलडीसी लड़का है, इस लड़के को कौन सी बीमारी दोस्तों? वर्णांधता वाली बीमारी है। अब जैसे इसने लाल रंग का लहंगा महिला ने पसंद किया, और इससे पूछा, ए बेबी तू बताना यार लहंगा कैसा है? इधर से बेबा ने क्या बोला, इस बेबा ने बोला, अबे साले तेरे को हरी चटनी जैसा लहंगा कहां से मिल गया, ये पसंद आएगा क्या? ओहो, इसका दिमाग खराब, अबे साले ये तो लाल रंग का है, इसको कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? हरा रंग दिखाई दे रहा है। अच्छा चलो, फिर इसने क्या किया, हरे रंग की चूड़ियां ली साहब, हरे रंग की क्या ली इसने? चूड़ियां ली। ओ लो साहब ये लो, है ना, खनखन वाली चूड़ियां ले ली साहब। अब ये चूड़ियां ले ली, फिर बोलेगा बाबू बता कैसी चूड़ियां हैं? बाबू ने बताया, अबे हरे रंग, साले लाल रंग की चूड़ियां ले ली तूने, हरे रंग का बेस लिया, चूड़ियां लाल रंग की ले ली, ऐसा उल्टा काम कैसे कर रहा? फिर हो गया इनका दोस्तों ब्रेकअप, लात मार के भागे, बक साले एलडीसी तेरे जैसे बाबू को मिल जाएंगे हमारे को। और कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ये आदमी क्या है, इसको लाल रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों? हरा। और हरा रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों? इसको लाल। यानी ये लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर सकता दोस्तों। ऐसा रोग क्या कहलाता? वर्णांधता। वर्ण मतलब रंग, यानी उसको अंधा का मतलब यहाँ पर ब्लाइंडनेस, मतलब उसमें कलर ब्लाइंडनेस वाली समस्या है। आई बात समझ में? और मान लो आप सोचो कि रेलवे का एग्जाम दे रहा कोई ना कोई ये वीडियो देखने वाला आदमी, और वो रेलवे में बिल्कुल अंकुर शर्मा की क्लास पढ़कर वो रेलवे में आराम से सेलेक्ट हो जाता है, और रेलवे के अंदर क्या होता है, ड्राइवर बनता है, और उधर से साइन देता भाई, आगे लाल झंडा दिखाता है, लाल लाइट दिखाता है। लाल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि भाई रुक जाना आपने वो। अब वो क्या करता है, साले रुकने की बजाय से ट्रेन की स्पीड और बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसको लाल कलर की जो लाइट है दोस्तों कैसी दिखाई देती है, हरे रंग की दिखाई देती है। उसने सोचा कि भाग और भगा साले, सीधा बिल्कुल कोई बीच में नहीं है, वो भी आगे जो भी उड़ेगा वो साला उड़ जाएगा वहां पर, है ना। और फिर मान लो वो कई जगह जाके उसको कहेगा भाई, वो जैसे मान लो चलने वाला है, और चलने वाले पे उसको दिखाएगा भाई हरे रंग की, वो मान लो झंडी दिखाएगा, या फिर लाल हरे रंग की लाइट उसको दिखाई देगी। उसका मतलब क्या होता है भाई चलो, वो साला वही बेटा रहेगा, उसको क्या दिख रहा है, लाल रंग, या लाल रंग का मतलब रुकना, उसको सालों पीट पिटा के वहीं से भगा देंगे दोस्तों, है ना। तो कई नौकरियों के अंदर तो इनका टेस्ट भी होता है दोस्तों। तो वर्णांधता बात समझ में आई, यानी हरे और लाल रंग में क्या होता है दोस्तों, पहचान नहीं कर पाता है, समझ गए ना। हाँ, तो वर्णांधता, कोई वर्णांधता वाली बीमारी से ग्रस्त हो तो लहंगा वहंगा देख के नहीं जाना, पहले शादी कर ले, फिर बाद में होता रहेगा ना, फिर बाद में तो छूटता उड़ता नहीं है, पहले तो ब्रेकअप हो सकता है, ध्यान रख लेना। हाँ, अब इसमें होता क्या दोस्तों, कि इसके पहले मैं इसकी साइंस बढ़ाने से पहले मैं आंख के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। अगर वीडियो देखना हो पूरी डिटेल का तो 10वीं और 8वीं क्लास में मैंने आंख के बारे में बहुत ही शानदार तरीके के वीडियो बनाए हुए, जाके देखें, मजा आ जाएगा। चलो, आंख के बारे में। आंख में क्या होती है दोस्तों, 2 प्रकार की सेल या कोशिका होती है दोस्तों। अब ये कोशिका कौन सी होती है? एक तो शलाका कोशिका होती है ना, जिसको आप कहते हैं रोड, है ना। और एक होती दोस्तों शंकु कोशिका, है ना, शंकु कोशिका। आइसक्रीम खाई हुई ना, शंकु, कोण वाली आइसक्रीम। हाँ, शंकु मतलब कोण, है ना। अब ये जो कोण वाली आइसक्रीम खाई होगी ना, इस प्रकार की दिखाई देती है, बिल्कुल इस प्रकार की आकृति की कौन सी होती है? शंकु कोशिका होती है। शलाका रोड मतलब इस प्रकार की बिल्कुल डंडे जैसी आकृति होती है ना। अब शलाका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि याद रखना आपको कि ये क्या होता है, रात में देखने के अंदर काम में आती है। किसमें काम में आती है दोस्तों? रात के अंदर, है ना, रात में देखने के काम में आती है। और
जो शंकु कोशिका होती है दोस्तों, ये शंकुका क्या होती है, दिन में देखने के काम में आती है साहब, दिन में देखने में, यानी तेज प्रकाश में अगर कोई देखने में मदद करती है तो वो शंकु कोशिका होती है, और कम प्रकाश यानी रात के अंदर देखने में मदद करती है तो वो शलाका कोशिका होती है। उल्लू और चमगादड़ को रात में दिखाई देता है, इसका मतलब उसमें शलाका कोशिका तो है लेकिन शंकु कोशिका उसमें नहीं है। ओ मारसा माने नदी का रात का मायने अंधेरा का मायने कोई ना दिखा, अरे भाई थोड़ा बहुत जितना उजाला होता है उतना तो दिखता है ना। हाँ, लेकिन एक बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में नहीं दिखाई देता, हिंदी में कहते हैं रतौंधी। तो उस रतौंधी के अंदर ये शलाका कोशिका डिस्टर्ब हो जाती है दोस्तों, समझ में आई। अब वही बात है कि भाई सबसे बात यहां पर क्या है, जीन। जीन में किस प्रकार का उत्परिवर्तन आ जाता है, उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक आया परिवर्तन, और यह परिवर्तन ऐसा आता है कि जो शंकु कोशिका होती है, अब साफ दिन की बात होगी क्या, अच्छा शंकु कोशिका का एक काम और है दोस्तों, ये रंगों को बनाने का काम करती है, यानी रंगों को पहचानने का काम करती है, यानी इसमें लाल रंग का शंकु भी होगी, है ना, हरे रंग का लाल का भी होगा, हरे का भी होगा, इस प्रकार से कलर को पहचानने के लिए इसमें शंकु कोशिकाएं इसमें होता है ना। अब इसके अंदर ये सबके सब शंकु कोशिका बनेगी, शलाका कोशिका बनेगी, उनको बनाने के लिए इसमें क्या होती है, विशेष प्रकार की जीन होती है। अब इस जीन में उत्परिवर्तन आ जाता है तो क्या होता है कि ये लाल और हरे रंग को पहचानने में क्या हो जाती है, असक्षम हो जाती है साहब, यानी उल्टा सीधा पहचान कराने लग जाती, कौन, शंकु कोशिका। रीजन क्या है कि शंकु कोशिका को बनाने वाला जो जीन है इसमें उत्परिवर्तन आ गया, जो पहले कार्य करना चाहिए था वो कार्य डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण लाल और हरे रंग में पहचान करना मुश्किल हो गया साहब। आई बात समझ में। और वर्णांधता भी क्या होती है दोस्तों, जैसे हीमोपीलिया पढ़ा था वैसी ही वर्णांधता है, यानी अक्स संलग्न वंशागति है। इसमें भी वही होता है कि माता जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, इसमें वाहक होती है, वाहक, और पिता मतलब माता, जहां मैं माता कह रहा हूं इसका मतलब मम्मी नहीं, यानी यहां पर मादा कह सकते हैं या फीमेल कह सकते हैं, और नर या जो पिता होता है वो हमेशा कैसा होता है दोस्तों, इसका रोगी होता है। समझ में आ गई ना बात, वही अक्स संलग्न वंशागति जैसे कि आपको हीमोफीलिया के अंदर मैंने बताया था। तो यहां आप समझ सकते हो कि जैसे माताओं को बहुत पीटा गया था ना पहले पतियों के द्वारा, तो उसने खुन्नस निकाली, साला माता ने क्या बोला, मेरी जो भी औलाद होगी ना साली लड़की, उसको तो मैं बहुत अच्छी रखूंगी, हर प्रकार का गुण दूंगी, हर लाल कलर हरा रंग सब देखने के गुण दूंगी, पर साला इस पुरुष समाज से बदला लेने के लिए मेरे अगर कोई लड़का हो गया तो उससे मैं ये लाल और हरे रंग को देखने की क्षमता क्या कर लूंगी, छीन लूंगी। यानी इस माता से किसमें प्रवेश हुआ रोग, लड़के के अंदर। बात समझ में आ गई, यानी वाहक हमेशा कौन होगी, मादा, और रोगी कौन होगा, इसका नर होगा वर्णांधता के अंदर। अच्छा मार साहब, ये तो बिल्कुल अपने भगवान ने क्या कर दिया, अपने साथ बेईमानी कर दी, यानी ये रोग महिला को तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा साहब। इसमें केवल अगर मान लो ये जीन, रोग पैदा करने वाली जीन महिला में है तो केवल वो उसमें पड़ी रहेगी, है ना, रोग के गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे, लेकिन पुरुष हमेशा क्या होता है, उस रोग से पीड़ित रहता है। ऐसे ही एक रोग होता है दोस्तों गंजेपन का, मैंने आपको बताया था। तो गंजेपन की जीन जो होती है वो हमेशा महिला में अप्रभावी रहती, होती उनमें भी है लेकिन अप्रभावी रहती है, पुरुषों के अंदर भी अप्रभावी रहती है, लेकिन कभी कभी अगर वो प्रभावी हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है, गंजा हो जाता है ना। समझ में आ गई। अब थैलेसीमिया की बात कर लेते हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, देखो दोनों ही एक प्रकार का एनीमिया से एनीमिया वाले रोग हैं। दूसरे ये ऑटोसोम्स वाले, यानी कहने का मतलब ये दोनों तो लिंग गुणसूत्रों से संबंधित थे, लेकिन ये लिंग गुणसूत्र नहीं, यहां कायिक गुणसूत्रों से संबंधित रोग है थैलेसीमिया। अब जो थैलेसीमिया जो रोग है और सिकल सेल एनीमिया, सबसे पहली बात तो दोनों के अंदर आपका क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया में आपको बता चुका हूं, यानी रक्त की कमी होना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। अब आप सब जानते होंगे कि जो थैलेसीमिया, देखो होता क्या, देखो सुनो इस प्रकार से समझो आप, आपके शरीर में कौन होती है, आरबीसी, रक्त के अंदर क्या होती है, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये हीमोग्लोबिन, ये साहब हीमोग्लोबिन, इसके साथ में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ के पूरी बॉडी में जाती है, पूरी बॉडी में जाती है साहब। अब यहां पर होगा क्या कि जिसमें थैलेसीमिया होगा ना, ये साला क्या होगा, चाइना माल होगा। कौन सा माल होगा साहब, चाइना माल। चाइना माल, कौन चाइना माल, अब आप सोचो कि मान लो आपका कोई एक ट्रक है और उस ट्रक को नाम दिया आपने हीमोफीलिया,
है ना। अब ये ट्रक क्या करता है कि माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अब यहाँ माल कौन है? ऑक्सीजन। अब क्या हुआ कि चाइना का ट्रक आ गया, यहाँ पर चाइना का माल आ गया। अब ये बीच में जाते ही क्या हो गया दोस्तों? टूट फूट गया, तो माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। यानी कहने का मतलब थैलेसीमिया के अंदर जो ये हीमोग्लोबिन होता है या आरबीसी जो होती है ना दोस्तों, इसका जीवन काल कम हो जाता है। यानी आरबीसी यहाँ छोटे रिचार्ज वाली होती है। सामान्य आरबीसी 120 दिन इसका जीवन काल होता है मनुष्यों के अंदर, है ना। बाकी सब प्राणियों में अलग अलग होता है, लेकिन मनुष्यों की बात करें तो 120 दिन होता है। अगर थैलेसीमिया रोग हो गया ना दोस्तों, तो उसमें हमेशा क्या होगा? इसका जीवन काल कैसा होगा दोस्तों? 10 से 20 दिन का ही होगा। यानी अब उसमें धीरे धीरे किसकी कमी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन और आरबीसी की। आप स्वयं भी जानते हो कि रक्त की बात करें तो रक्त में क्या होता है दोस्तों? 60% प्लाज्मा और 40% इसमें कणिकाएं होती है, और इन 40% कणिकाओं में 99% तो आरबीसी होती है, और इधर 60% में भी क्या है? 90% तो दोस्तों जली है। यानी ये 10%, और मुख्यतः अगर कहें तो पूरे ब्लड के अंदर वास्तव में मुख्यतः जो मेजर पार्ट है वो है किसका? आपके वो साहब आरबीसी का ही है। बाकी तो सब बिल्कुल जल वगैरह ऐसी चीजें ही हैं। तो यानी अगर आरबीसी की कमी हो गई तो उसके ब्लड में भी कैसी कमी हो जाती है दोस्तों? रक्त की कमी हो जाती है व्यक्ति के में, और वो रोग कहलाता है थैलेसीमिया। अच्छा साहब, सिकल सेल एनीमिया में भी साहब रक्त की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा था, इनमें अंतर क्या है? तो इसके पीछे की अपन साइंस देखते हैं दोस्तों, कि साइंस से अपने को पता लगेगा। चलो मार साहब समझा दो साइंस भी। आप सब जानते हो जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसमें दो चीजें हैं दोस्तों। हिम का मतलब आयरन धातु, और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब ये ग्लोबिन बनता कहाँ है? आपको पहले भी बता दिया मैंने, लीवर में बनता है। काफी स्टार मार्क क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। ग्लोबिन एक प्रकार की क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। मैंने जब आपको ये हीमोग्लोबिन पढ़ाया था ना, तो उसके अंदर भी इसकी डिटेल संरचना आपको बताई थी। फिर से थोड़ा बता देता हूं दोस्तों। इसमें क्या होती है? दो तो अल्फा चेन होती है और दो इसमें बीटा चेन होती है दोस्तों। क्या होती है? दो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है। इन सबका निर्माण भी कौन करता है दोस्तों? जीन करता है। जो आपके बॉडी में जो भी लक्षण है, चाहे किसी प्रकार की कोई संरचना है, उन सबका निर्माण कोई ना कोई जीन कर रहा है। तो यहां जो अल्फा जीन है और बीटा जीन है, ये अगर मान लो डिस्टर्ब हो जाए किसी भी प्रकार से, तो ये जीन में क्या हो जाता है? यहां पर अल्फा जीन, अल्फा जो प्रोटीन है, यानी अल्फा जो चेन है इसकी, अल्फा चेन और बीटा जो चेन है, इसके निर्माण में बाधा पहुंच जाती। कब पहुंच जाती है? कि जो इसके अंदर अल्फा जीन और बीटा जीन, इसमें क्या आ जाता है दोस्तों? उत्परिवर्तन आ जाता है। उत्परिवर्तन यानी अचानक परिवर्तन आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है। इंग्लिश में कहें तो म्यूटेशन वाली घटना हो जाती है। अचानक परिवर्तन आने से जो इनके कार्य थे वो कार्य डिस्टर्ब हो जाते हैं, और यहाँ अल्फा चेन और बीटा चेन ढंग से बन नहीं पाती है। और जब नहीं बनेगी तो ग्लोबिन भी नहीं बनेगा। तो ग्लोबिन नहीं बनेगा तो दोस्तों हिम अकेला भी क्या करेगा? तो वहां हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है दोस्तों? कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी होने से आरबीसी का जीवन काल भी कैसा हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। और धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर में किसकी कमी हो जाती है साहब? रक्त की कमी हो जाती है। और रक्त की कमी हो गई तो ऑक्सीजन सप्लाई बाधा पहुंचती है, और शरीर में विशेष प्रकार के दर्द होना शुरू हो जाता है ना, काफी दर्द वगैरह होता है। तो इसका क्या इलाज है साहब? इसका कई इलाज नहीं है, केवल इलाज है समय समय पर उसका क्या करें? हम रक्त चेंज करवा दें पूरी बॉडी का। अब अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों सिकल सेल एनीमिया। तो नाम सिली लिख दिया क्या? सिकल है ना। ओहो मास्टर गलत लिख दिया। सिकल मतलब आप सब जानते हो, आपके घरों के अंदर आप दांतड़ी वगैरह देखी होगी आपने, इस प्रकार की दांतड़ी देखी होगी दोस्तों ना। दांतड़ी देखी होगी नहीं? ये दांतड़ी वो फसल वसल काटने वाली, वो कहलाती है दोस्तों आपके सिकल। अब देखो इस प्रकार किस प्रकार से अपने को इसको याद रखना है। कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखो अच्छा, थैलेसीमिया में आप याद रख लेना चेन की बात। भाई एक थैला है, कैसा थैला है ये? कि इसमें दो चेन है, एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है ना। अल्फा और बीटा चेन है, समझ में आ गई। और यहां मिया लगता है एनीमिया, समझ जाना। एनीमिया का मतलब भी रक्त की कमी होती है। चलो साहब, सिकल सेल एनीमिया में होता क्या? अगर सीधी सी बात कहें तो आरबीसी जो होती है ना, आरबीसी आपने पढ़ी होगी, तो आरबीसी तस्त्री नुमा होती है, या अपन सामान्य कह सकते हैं कि गोल होती है ना। गोल, बिल्कुल गोल नहीं कह सकते। जैसे आटा आपने लिया, आटे को छोटा सा लोया बनाया और दोनों तरफ से अगर उंगली से दबा दिया तो वो बीच में दब गया दोनों तरफ, तो वैसी होती है आपकी आरबीसी। अब होती क्या दोस्तों कि आरबीसी कैसी हो जाती है? इस रोग के कारण कैसी हो जाती है? आरबीसी हंसियाकार हो जाती है। किस प्रकार से हो जाती है? हंसियाकार हो जाती है। यानी अब इस प्रकार से समझो आप इसको कि एक रक्त, ये जो है ना
आरबीसी ये क्या होती है, गोल मटोल होती है। गोल मटोल होती है, बड़े आराम से नसों के अंदर दौड़ती रहती है इधर उधर, और ऑक्सीजन इसके साथ टच हो गया, आराम से आनंद से घूमता फिरता रहता है ना, वो बिल्कुल लुढ़कती रहती है, गोल गोल होती है। तो अब लेकिन हुआ क्या कि इस बीमारी के कारण ये आरबीसी क्या हो गई, काजू कतली की तरह हो गई, साली तीखी। भाई आपकी दांतली भी तीखी विकी होती है ना, थोड़ी सी मुड़ जाती है, तीखी हो जाती है ना, बेचारी कमजोर हो गई है, और कमजोर होने से क्या सिकुड़ गई और दांतली की तरफ तीखी विकी हुई काजू कतली। अब सोचो काजू कतली जैसी आरबीसी अगर मान लो नसों में हो रही है तो वो कहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएगी दोस्तों, तो नहीं जा पाएगी, जिसके कारण आरबीसी का और क्या होता है, जीवन काल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आरबीसी की संख्या कम तो सीधी सी बात, रक्त की संख्या कम। अब इसमें होता क्या दोस्तों, इसकी साइंस अगर मैं समझाऊं तो बहुत तगड़े तरीके से समझा रहा हूं मैं, फिर कह रहा हूं पूरे यूट्यूब में आपको ऐसी जानकारी मिल जाए तो मेरा दावा है। चलो आ जाओ सिकल सेल। अब यहां पर इसकी वंशागति क्यों अपन पढ़ रहे हैं आनुवांशिक रूप से, भाई आनुवांशिक रूप से अगर पढ़ रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई इसके पीछे विज्ञान आनुवांशिकी बिल्कुल समझाते हैं साहब। जो हीमोग्लोबिन होती है दोस्तों आपकी हीमोग्लोबिन, अगर ए हीमोग्लोबिन, भाई ये जो हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जीन है इसके अंदर एक जीन होती है दोस्तों ए वाली, ठीक है, और दूसरी जीन होती है दोस्तों बी वाली जीन होती है, सॉरी बी नहीं, सिकल सेल एनीमिया का एस लेते हैं, नाम रख देते हैं ये वैज्ञानिक लोग समझने के लिए। तो एस प्रकार की जीन होती है। मान लो आपका पिताजी है ना, आपके पिताजी और माताजी, और इनसे आप पैदा हुए दोस्त है ना, पुत्र या पुत्री जो भी पैदा होती है दोस्तों, और ये दोस्तों ऐसा रोग है ये दोनों कि यहाँ लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होता। ओ देखो लड़का को सो गया मांडुआ सावत्री देर बतरिया मई रोगी हुआ, चोरियां तो मुझे लेवा है, यानी ये रोग छोरिया में भी हो सकता, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, ये लड़कियों के अंदर भी हो सकता है। समझ में आ गई ना। अब सोचो कि पिता में से, पिता के अंदर से, चलो एच भी समझ में आ गई ना, ए और एस की बात कर लेते हैं अपन। अगर इस पुत्र में ए आया ना, ए आया, और इधर माता से भी ए आया दोस्तों, तो यानी जो पुत्र और या पुत्री हो उसमें दोनों जगह ए आया, हीमोग्लोबिन में ए आई, यानी ये परफेक्ट आदमी है, इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। मान लो दूसरा कोई पुत्र है या पुत्री, ये समझ जाना, नाराज मत होना, पुत्र और पुत्री दोनों। अगर यहां पर कोई ए आ गया पिता से और माता से एस आ गया, या फिर माता से सॉरी पिता से एस आ गया और माता से ए आ गया, कुछ भी हो है ना, यानी एक जीन तो इनके साथ परफेक्ट है दोस्तों, एक जीन तो परफेक्ट है, एक जीन या सिकल सेल एनीमिया वाला है, तो लेकिन ये अकेला प्रभाव नहीं दर्शाएगा, परफेक्ट वाला ही प्रभाव दर्शाएगा, जो कि मेंडल का नियम है। समझ में आ गई। तो यानी ये प्रभावी रहता है हमेशा, और ये प्रभावी होने के कारण अकेला अगर ये है तो ये प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। तो ये जो केवल होंगे ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, वाहक का कार्य करेंगे, भाई आगे पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, इनमें रोग प्रदर्शित नहीं होगा। अगर मान लो कोई दूसरा पुत्र और पुत्री हुआ, तीसरी कंडीशन बता रहा हूं मैं, तीसरी कंडीशन कि पिता से भी एस आया, सिकल सेल एनीमिया वाला जीन, और माता से भी एस आ गया। अब दोनों जो इनके जोड़े, मान लो ये जीन होगी कहां, गुणसूत्र पर होगी, तो गुणसूत्रों पर अगर दोनों गुणसूत्र पर जो पिता और माता और पिता से आए हैं दोनों जगह एस एस हो गई, तो ये क्या हो गया बालक, ये हो गया दोस्तों पीड़ित। कैसा हो गया दोस्तों, पीड़ित हो गया दोस्तों, यानी किससे पीड़ित हो गया, सिकल सेल एनीमिया से। तो ये पुत्र और पुत्री यानी लड़का और लड़की दोनों में ही फैल सकता है। समझ में आ गई बात। यानी अगर बात कहे कि जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल होने की यानी पिता और माता में से यदि कोई यहां बीमार है, या अपन कह सकते हैं कि 25% तो सामान्य रहने की उम्मीद है, और 50% वाहक रहने की उम्मीद है, और 25% ही रहता है कि कोई आगे ये बीमारी ट्रांसफर होती है। आई बात समझ में। तो मेरे ख्याल से 4 डेंजर तरीके की बीमारियां जो आपने केवल अब तक ऊपर ऊपर ही पढ़ी होगी, लेकिन बिल्कुल फनी अंदाज में आपको एक एक कॉन्सेप्ट और उदाहरणों से समझाया, इसके पीछे की पूरी साइंस मैंने आपको लिखा दी। ऐसा वीडियो आपने अगर कहीं देखा हो तो बता देना। ओके, अब मैं लिखा रहा हूं नोट्स, को भी पेन निकाल लो, वीडियो को ठोक के लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, याद रख लेना, बहुत मेहनत होती है दोस्तों इस चीज में। हाँ दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका, वर्णांतता के बारे में भी तो थोड़ा बहुत लिखाया है, फिर आगे की ओर और लिखाते हैं इसमें, है ना, इसका कारण लिखाना बाकी है। हाँ छापो दोस्तों, वर्णांतता कारण, और इसमें रतौंदी का कारण भी मैंने लिख दिया था ना, सलाका और शंकु। अब ये दोनों ही रतौंदी और जो आपका वर्णांतता है नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, दोनों ही आपके आनुवंशिक रोग है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं। ओके, छापो, आगे की ओर चलते हैं। छापो दोस्तों,
हीमोफीलिया, शानदार नोट्स। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जेएमडी क्लासेस को। आगे का रोग अब लिखा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, छापो दोस्तों। थैलेसीमिया रोग। अब एक लिख रहा है सिकल सेल एनीमिया, वो भी लिखा देता हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले तुरंत। हाँ दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ी और 2-4 लाइनें इसमें रह रही है जो मैं एक और लिखा देता हूँ, एक स्लाइड और रहेगी, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ दोस्तों देखो, मैंने यहाँ सिकल सेल एनीमिया की थोड़ी सी जेनेटिक्स लिख दी है। ए कोड मतलब एचबी के साथ में बता दी, ये जीन है एक प्रकार का ए और एस। यदि ए वाला जो जीन अगर किसी में जा रहा है, ए जीन है ना, और एस जीन, ए मतलब नॉर्मल जीन है, वहां सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। एस मतलब सिकल सेल एनीमिया होगा। मैंने पहले ही बताया कि सिकल सेल एनीमिया तब होगा जब माता से भी एस कोड और पिता से भी एस कोड जाएगा, यानी दोनों जगह एस कोड जाएंगे, तभी बच्चे में क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा। वरना अगर किसी एक में भी अगर ये ए कोड गया, या माता से ए कोड मिल गया बच्चे को, या पिता से ए कोड मिल गया, समझ में आ गई, तो बच्चा स्वस्थ होगा। हाँ, वहां हो सकता है कि उसके अंदर ये एस, क्योंकि एस हमेशा क्या होगा, अप्रभावी होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहां लिखा कि एक ऑटोसोमल अप्रभावी बीमारी, यानी ये एक प्रकार से क्या, ऑटोसोमल का मतलब क्या है कि कायिक गुणसूत्र पर होगा, लिंग गुणसूत्र पर नहीं होगा। इसीलिए ये लड़का और लड़की दोनों में हो सकती है, यानी लड़कों के लिए खुशखबरी। यहाँ मतलब बराबर हो गया मामला ना, वरना भगवान भेदभाव कर रहा था। देखो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब करो, और अपने बेहतरीन नोट्स पूरी क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ बनाई जाती है और उसके एक टेलीग्राम चैनल पर डाली जाती है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें। ओके, जय श्री राम। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।